हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। आपके सामने जो स्लाइड शो हो रहा है वो क्लास 8 के एसएसटी का पहला लेसन है। ध्यान से देखिए आप लोग, ये है वेरियस रिसोर्सेज मतलब के विविध संसाधन। हमारी धरती जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के आपके स्फीयर्स में बटी हुई है। पहला है लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, दूसरा है वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एयर यानी कि एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग आपको थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल कहते हैं। ये तीनों स्फीयर्स जो हैं वो एक साथ मिलकर जैवमंडल का निर्माण करती हैं और धरती पर जीवन को संभव बनाने का कार्य करती हैं। दीज स्फीयर्स प्रोवाइड ह्यूमंस विद ऑल देयर यानी कि मनुष्य को जीने के लिए जिन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी होती है वो इन्हीं तीनों स्फीयर से होती है। ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी कंट्री के विकास में भी और आपके आर्थिक परिवेश में भी, मतलब जो भी आर्थिक ज़रूरतें होती हैं उनको भी पूरा करने में। ये रिसोर्स होती क्या हैं? तो ऐसा कोई भी चीज़ जो कि इंसानी ज़रूरत को पूरा करता है उसको हम लोग रिसोर्स यानी कि संसाधन कहते हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं, वी कैन ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई, या फिर अपने आस-पास देखते हैं तो हम लोग जो है कई तरीके के ऐसे संसाधन को देख सकते हैं। जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो हमारे प्यास बुझाने का जो काम कर रहा है, या जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम अपने घर में कर रहे हैं, जिस बस में हम अपने ट्रैवल कर रहे हैं, जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, ये सब के सब हमारे रिसोर्स हैं। यहाँ तक कि जो मम्मी हम लोग को स्नैक्स बनाकर खिलाती है, जो ताज़े फल हैं, ये सब जो है रिसोर्स के ही एग्जाम्पल हैं। रिसोर्सेज़ को जो है हम लोग उनके डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। डेवलपमेंट के बेसिस पर ये जो संसाधन हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज़ और डेवलप्ड रिसोर्सेज़। पोटेंशियल रिसोर्सेज़ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि अभी तक जो है जिनका इस्तेमाल मनुष्य के द्वारा किया गया नहीं है, लेकिन जो है भविष्य में किया जा सकता है। जैसे कि साइबेरिया और अंटार्कटिका में जो रिसोर्सेज़ हैं, वहीं जो है डेवलप्ड रिसोर्सेज वे रिसोर्स होते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है और ऑलरेडी किया जा चुका है। जैसे कि आपको कोयला, आयरन, ऑलरेडी ये सब का एग्जांपल ऑलरेडी है। मतलब कि आपको वापस से क्या कहते हैं, पुनर्उत्पादित करने के बेसिस पर जो है रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर आपको रिसोर्सेज को अलग 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। रन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और या एक होता है आपको रिन्यूएबल, सॉरी ये मुझे बोलने में अटक जा रहा था, रिन्यूएबल। देखिए ये होता है आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जिनको जो है हम लोग आपको एग्जॉस्ट कर सकते हैं, जो मतलब एग्जॉस्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज हम करते, जैसे कि सनलाइट का यूज हम लोग कर रहे हैं और वापस वो प्रोड्यूस होते जा रहा है, तो ये जो है आपको रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल कौन सा होता है? जो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से उत्पादित नहीं होंगे, जैसे कि आपको पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हो गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। दूसरा होता है, आगे जो है टॉपिक है वो हम लोग का फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो आपको द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ रीजन यानी कि किसी भी जगह का जो आपको भौगोलिक परिवेश होता है उसमें कई तरीके के फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ की भूमि, वहाँ की नदी, वहाँ के जंगल, वहाँ के जानवर, वहाँ के लोग, ये सब वहाँ के फीचर्स होते हैं। द यूज टू विच दिस एलिमेंट्स आर पुट वेरीज फ्रॉम, और इनका जो आपको यूज होता है वो समय समय पर बदलता रहता है। जैसे कि पुराने समय में जो अर्ली मैन होते थे वो आपको भूमि का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ्रूट के लिए करते थे, लेकिन आज तो बहुत सारे कार्यों के लिए किया जाता है। अब एक सवाल ये उठता है कि जो आपको लोग कल्टीवेशन people of which cultivation started yielding a large variety of agriculture crops, यानी कि लोग जो हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड देखिए, अब जो है सवाल ये आता है कि जो हम लोगों का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, क्या उसी समय से क्रॉप का जो मतलब जो ह्यूमन सभ्यता है वो उसी समय से, क्या क्रॉप प्रोडक्शन उसी समय से शुरू हो गया? तो बिल्कुल नहीं होता, तो फिर आपको सभ्यता का स्थापित होने का कोई चांस ही नहीं था। फॉरेस्ट जो होते हैं वो जो है हमें कई तरीके की लकड़ियाँ देते हैं जो कि हम लोग जो है ईंधन के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो है वुड आपको रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वहाँ पर और भी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। रेयन वगैरह का कपड़ा बनाया जाता है, करेंसी पेपर बनाया जाता है। रिवर्स एट विच वन टाइम द रिसोर्स फॉर पोर्टेबल, यानी कि वही जो है नदियाँ होती हैं वो आपको क्या करती हैं, पानी का स्रोत बनी हुई है। आज के समय में एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुँचाने का काम करती हैं। आज वाटर का इस्तेमाल भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन से लेकर आपको सिंचाई तक के लिए। गॉड्स में बी किल्ड फॉर मटन और शिप आर रियर्ड,
वहीं जो है आपको बकरी, भेड़-बकरी का भी पालन किया जाता है मटन के लिए, या फिर शीप को तो रियर किया जाता है आपको ऊल वगैरह के लिए। ये सारे एग्ज़ाम्पल्स जो हैं इस बात का हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि जो हमारे आस-पास जो भी एनवायरनमेंट में चीज़ें मौजूद हैं, वो हमेशा के लिए नहीं हैं। कभी जो है वो अंडर डेवलपमेंट थी, आज डेवलप्ड हैं, और उनका इस्तेमाल जो है आपको इंडस्ट्रियल फील्ड में किया जा रहा है। पीपल विद सिमिलर नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने वाले 2 लोग हैं, एक बहुत गरीब है और एक बहुत रिच है। क्यों? क्योंकि आपको जो लोग आपको अपने आस-पास के रिसोर्सेज़ का बेहतर इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके पास जो है पूँजी आ जाती है, और जो नहीं कर पाते उनके पास नहीं आता है। इसका एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है आपको इंडिया में ही मिल जाएगा, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है और इंडिया है। तो इंडिया जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की अपेक्षा क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही से नहीं हो पाता है, या नहीं हो पाया अभी तक। टेक्नोलॉजी के अलावा अगर देखा जाए तो नेचुरल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ पर जो संसाधन मौजूद है, जो पूँजी मौजूद है, जो मशीन है, जो लेबर है, वो भी जो है आपको उतने स्किल्ड नहीं है। बिहार जो है वो काफ़ी आपको रिच है मिनरल रिसोर्स में, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर आपको कैपिटल इनकम कम है, यहाँ पर पूँजी कम है। जनरेशन ऑफ हाई इनकम्स बिकम्स पॉसिबल थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ एडेक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि जब हम लोग जो हैं, हमारे पास प्रोडक्शन के लिए अगर कुछ नहीं रहेगा, मान लीजिए कि खेती लायक भूमि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगाएँगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो उस क्षेत्र के लिए बेहतर आपको पूँजी का सोर्स, इनकम का सोर्स बन जाता है, जो कि आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं, और वहाँ पर जो है कृषि भी नहीं की जा सकती है। इट इज़ इनफ दैट अ रीजन इज़ इनोड विद सर्टेन, यानी कि आपको हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ आपको प्राकृतिक संसाधन ऐसे मिल जाते हैं, जिसको लोग जो हैं आपको अपने आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। ह्यूमन नीड्स आर नॉट, यानी कि मानव की ज़रूरतें जो हैं वो हर जगह एक समान नहीं है। कहीं पर जो है किसी रीजन में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी रीजन में किसी दूसरे चीज़ का डिमांड है। तो आपको ये जो है सोशल समाज के साथ, कल्चर के साथ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ मनुष्य के जो ज़रूरतें हैं वो बदलती रही हैं। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व है रिसोर्सेज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो जो है उसका इस्तेमाल कैसे करें, उन रिसोर्सेज़ को वो डेवलप कैसे करें। यही कारण है कि वे देश जो हैं आपके गरीब हैं, बैकवर्ड हैं और अंडर डेवलप्ड हैं, मतलब कि अविकसित हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर रिसोर्स इज़ ऑल्सो चेंजिंग, यानी कि जो आपको किसी विशेष संसाधन का जो महत्व है, वो भी समय के साथ आपको बदल रहा है। it depends not only it depends not only in the changing technology but also on the varying needs of people, यानी कि जो रिसोर्स है वो केवल टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि लोगों की आवश्यकता पर भी डिपेंड करता है। कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अब आता है हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर, मतलब कि संसाधन को हम लोग बांटते कैसे हैं। तो संसाधन को जो है हम लोग आपको मुख्यतः आपको उनके ओरिजिन के बेसिस पर, मतलब कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उसके बेसिस पर 2 भाग में बाँटते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जो एबायोटिक रिसोर्सेज़ होते हैं वो हम लोगों को वो हम लोगों को पौधों और जानवरों से मिलते हैं। उनमें मुख्य रूप से अगर एबायोटिक रिसोर्सेज़ की बात करें तो जंगल आते हैं, जंगल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आते हैं, खेती से मिलने वाले फसल या फिर घास या फिर जानवरों का चारा हो गया, या फिर जो घरेलू या फिर जंगली जानवर हैं, बर्ड्स हैं, सरीसृप हैं, मछलियाँ हैं, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जो बायोटिक रिसोर्सेज़ होते हैं वो आपके कई तरीके के यूज़फुल प्रोडक्ट्स मुहैया कराते हैं। ज़्यादातर जो बायोटिक रिसोर्सेज़ हैं उनमें जो है आपको रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, यानी कि अपने आप को जो है वो फिर से रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब फिर से अपने आप को पुनरुत्पादित कर सकते हैं, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन दिया जाए तो। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज़ है वो रिन्यूएबल है, मतलब वापस से जो है वो आपको नवीकरणीय, इनको हिंदी में बोला जाता है। रिन्यूएबल उधर मैंने बोला था नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो नवीकरणीय होते हैं ये, यानी फिर से ये अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के आपकी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आज जो हैं एक्सटिंक्शन का मार झेल रही हैं, खतरे में हैं, मतलब कि वे विलुप्त होने वाली हैं, और इसका कारण है अनडिजायरेबल, यानी अवांछनीय मानव के जो क्रियाकलाप है उन्हीं के कारण ये हाल हो रखा है। अब जो है उनको प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है, मतलब उनको अब बचाव की आवश्यकता है। द ग्रेट अबायोटिक रिसोर्स फ्रॉम द फिजिकल और
वी गेट सॉरी यानी कि हम लोगों को जो अबायोटिक यानी कि एबायोटिक जितने भी हमारे अजैविक बोला जाता है इनको संसाधन होते हैं वो हम लोगों को नॉन लिविंग थिंग के रूप में मिलता है इन्वायरमेंट से ही, जैसे कि आपको भूमि हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स या पावर रिसोर्सेज को भी जो है हम लोग एबायोटिक रिसोर्सेज के ही कैटेगरी में रखते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब कि अनवीकरणीय, फिर से उत्पादित नहीं किए जा सकते हैं। एक बार खत्म हो गए तो हमेशा के लिए ये खत्म हो जाएंगे। द यूज़फुलनेस ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज यानी कि इनका जो उपयोग है वो डिपेंड करता है लोगों के एक्सेसिबिलिटी पर, मतलब कितना लोग इन तक पहुंच पा रहे हैं या क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है। द टोटल रिजर्व्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय यानी कि इनके जो भंडारण है इनको मनुष्य बढ़ा नहीं सकता है। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल को क्या मनुष्य बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता, उसका भंडारण सीमित है। द रिसोर्सेज आर इन जनरल ग्रेट डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये सारे जो आपके रिसोर्सेज हैं ये इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए इनकी बहुत ज़्यादा मांग भी है। अब आते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर। ये जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि आपको नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ये सारे जो है नेचर से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम अदर्स हेल्प इन सेटिस्फैक्शन, कुछ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे द्वितीयक ज़रूरतों को पूरा करने का काम करते हैं, एयर, सनलाइट वगैरह जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी हैं। रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड इन अनदर मैटर। अब देखिए रिसोर्सेज को जो है हम एक दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जो आपको पेट्रोलियम मौजूद है सी बेड में यानी कि समुद्र तल के नीचे, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स है, मतलब अभी तक उसका इस्तेमाल हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता है। वंस इट वॉज नोन वेयर इट एग्जिस्ट इन वॉट क्वान्टिटी, यानी कि एक बार पता लग जाए कि कहाँ पर ये कितनी मात्रा में है तो ये जो है एक्चुअल रिसोर्स बन जाएगा, मतलब कि प्रयोग में आने वाला रिसोर्स भी बन जाएगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग इट आउट एंड रिफाइन द पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि जैसे ही जो है किसी पोटेंशियल रिसोर्स के पास टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है और उसको जो है छानने, मतलब कि मान लीजिए कि पेट्रोल है समुद्र तल के नीचे, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी पहुंची, उस ऑयल को साफ किया गया और उसको प्रयोग में लाया जाए प्रयोग में उसको ला दिया इंसान, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स क्या बन जाएगा? आपको इकोनॉमिक रिसोर्स बन जाएगा। तो रिसोर्सेज जो हैं उनको हम लोग यूटिलाइजेशन के बेसिस पर जो है क्लासिफाई करते हैं। यूएसए हैज प्लेंटी ऑफ, यानी कि अमेरिका जो देश है वहाँ पर पेट्रोलियम के जो है काफ़ी ज़्यादा भंडारण है। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, नवीकरणीय होते हैं, उनका सप्लाई जो है फिर से किया जा सकता है। जैसे कि क्रॉप है तो खत्म हो गया तो फिर से उगाया जा सकता है, फॉरेस्ट है खत्म हो गया फिर से लगाया जा सकता है, पानी है, ऑक्सीजन है, इन सबको जो है ऑक्सीजन भी आपको फिर से बनाया जा सकता है पौधों के द्वारा। पानी भी जो है फिर से आपको बारिश होगा तो उसका परिपूर्ति हो जाएगा। तो ये सारे जो है रिन्यूएबल सोर्सेज रिसोर्सेज में आते हैं। जो ह्यूमन भी जो है एक प्रकार का रिसोर्स ही है। इंसान भी जो है अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि उसी ने जो है कई सारी मशीनों को, कई सारे ऐसे टूल्स को बनाया है जो कि आपको रिसोर्स का ही कार्य मतलब कि प्रॉपर मानवीय उपयोग में आ सकी हैं। इसके अलावा जो है मनुष्य ने कई सारे रिसोर्सेज का निर्माण अपने हाथ से खुद भी किया है, जैसे कि कई सारी मशीनें वगैरह हो गई। इकोनॉमिक prosperity does to a very large extent depend on how the available resources are harnessed by human beings, यानी कि आपको किसी भी जगह का आर्थिक संपन्नता जो है वो इस बात पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि वहाँ का जो रिसोर्स है उसको ह्यूमन ने किस तरीके से इस्तेमाल में लाया है। जापान जैसे अगर देशों का आप एग्जांपल देखिएगा तो वो जो है क्या करते हैं, मिनरल्स को इंपोर्ट करते हैं, तब भी जो है वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा लोगों की अच्छी है, वो एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाना जाता है। वैसे ही ऐसा ही कुछ हाल कुछ यूरोपीय देशों का है जहाँ पर जो है फूड तक इम्पोर्ट किया जाता है, दूसरे देश से मंगाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको दूसरे प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपको हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हाई स्टैंडर्ड लिविंग के लिए जिनका डिमांड होता है वो उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो इस वजह से जो है उनको अच्छी आपको कैपिटल अच्छा जो है रेवेन्यू मिलता है और उनका ग्रोथ अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी जो है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही कीमती संसाधन है आज के समय में। ग्रोथ टुडे प्लेज, यानी कि ये जो ग्रोथ है किसी भी देश का वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पर। जो वहाँ के लोगों का प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता है वो भी जो है एक तरीके से समझिए तो टेक्नोलॉजी के अभाव में दब कर रह जाता है, पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको हम लोग क्या करें, अनइंटरप्टेड सारे जगहों पर वाटर की सप्लाई हो सके, इलेक्ट्रिसिटी, रोड का सप्लाई हो सके, फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, बिजनेस हो, प्रोडक्टिविटी लोगों की हाई हो, तो इन सब से जो है आपको क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो है अच्छे
क्वालिटी के गुड्स का उत्पादन होगा और हम लोग जो है विकास की तरफ अग्रसर होंगे। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड यूटिलिटी, यानी कि आपको कहाँ पर ये पाए जाते हैं और किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है, इसके बेसिस पर हम देख लेते हैं रिसोर्सेज को। देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स इन नेचर विच वी कैन यूज डायरेक्टली, यानी कि प्रकृति में ऐसे बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम सीधे रूप से कर सकते हैं या फिर वो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए सीधे रूप से सही मानी जाती हैं। जैसे कि आपको ये सब हो गया, फल वगैरह, इनका इस्तेमाल हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ऑयल सीड वगैरह का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं ना कर सकते हैं। अब तिलहन को आप ऐसे नहीं खा सकते हो, तिलहन का तेल निकाल कर खाना पड़ेगा। टुडे वी यूज़ मेनी टाइप्स ऑफ, यानी कि आजकल जो है हम कई सारे ऐसे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में काम करती हैं। इससे वी नीड्स द नीड्स आर इंक्रीजिंग, और जो इनकी ज़रूरत है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ मांग भी बढ़ रही है सारी चीज़ों की, और इसके कारण जो है आपको इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा विस्तृत हो रही हैं। द प्लेस वेयर नेचर रिसोर्सेज वेयर फाउंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं वो उन रिसोर्सेज को खुद भी आपको प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर जो है सिंपल टूल्स के ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे पुराने समय में आप देखेंगे कि सिंपल टूल्स जो स्टोन और वुड का होता था, उसी से आदि मानव जो है फूड गैदरिंग का काम, हंटिंग का काम, फिशिंग का काम, खेती का काम कर लेता था। द यूटिलिटी ऑफ मिनरल्स डिपेंड ऑन देयर लोकेशन, इसके अलावा जो खनिज का जो इस्तेमाल है वो उनके भौगोलिक लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। कुछ जो आपके मिनरल्स होते हैं वो सरफेस पे ही पाए जाते हैं, कुछ आपके डीप अंडर द सरफेस पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज है जो कि धरती के अंदर 200 मीटर से भी अंदर पाए जाते हैं। तो ये उन तक पहुँचना, वैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, फिर उसको जो है यूटिलाइज़ करना, उसको प्रयोग में लाना, ये सब जो है आपको फैक्टर बनता है रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए। और फिर जो है वहाँ के क्या दिए हुए है कि द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय द, यानी कि किसी भी रिसोर्स की जो यूटिलिटी है, जो उसका प्रयोग है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सॉरी किसी भी रिसोर्स की जो यूटिलिटी है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो उसके डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ, यानी कि किस रूप में वो पाया जा रहा है, क्या किस जगह पे वो पाया जा रहा है, किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, और कितना जो है उसको प्रोसेस करने में खर्चा आ रहा है। अब जो है जिनके पास बुक है वो लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन करिए, जिनके पास नहीं है वो लोग क्वेश्चन को उतारिए और उसके बाद करिए, ठीक है। चलिए, बिहार इज़ वेरी रिच इन, रिच के आगे टिक मारिए। अर्ली मैन वॉज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द, किस चीज़ पर डिपेंडेंट थे, इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंट पर टिक मार लीजिए। द रिसोर्सेज डिपेंड ऑन, द रिसोर्स किस पे डिपेंड करते हैं लोकेशन पर, लोकेशन के आगे टिक मार लीजिए। आवर डैश हैज एनफ नेचुरल रिसोर्सेज, आवर अर्थ पे टिक मार लीजिए। डैश आर यूज, डैश आर यूज यू, क्या दिया, डैश आर यूज यू कंस्ट्रक्शन, डैश आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो है आप रॉक्स मान लीजिए, रॉक्स। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक नहीं लग रहा है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। वी यूज द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स REQUIREMENTS। फॉलिंग वाटर कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड सबको आता होगा, ELECTRICT, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ELECTRICITY। लैंड एंड वाटर आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल भर लीजिए NATURAL। एजुकेशन मेक्स डैश रिसोर्सेज मोर वैल्यूएबल, नेचुरल रिसोर्सेज NAT, इसमें भी नेचुरल ही भर लीजिए, या फिर इसमें आप पोटेंशियल भी भर सकते हो, POTENTIAL। डैश आर सनलाइट आर परपेचुअल रिसोर्सेज, तो ये हो जाएगा आपको सनलाइट और क्या परपेचुअल रिसोर्स है, तो सनलाइट और क्या परपेचुअल रिसोर्स है, ये मैंने पीछे आप लोग को पढ़ाया है कि परपेचुअल रिसोर्स में जो है सनलाइट आता है और एक चीज़ था पीछे जिसको इसमें तो आप वैसे एयर भी भर सकते हो, बट ज़्यादा सूटेबल क्या होगा वो मैं बता रही हूँ आपको, एक सेकेंड वेट करिए आप लोग। परपेचुअल रिसोर्स में आ जाएगा आपको सनलाइट एंड, फिलहाल के लिए आप एयर भर लीजिए, ठीक है। और अगर इसमें और कुछ मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा तो नोट्स में उसको मैं सुधार करके भिजवा दूँगी, ठीक है।
चलिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अब जो है आप क्या करिए कि इसको बनाइए अपने कॉपी में और याद करिए। थैंक यू वेरी मच।